आपसे पहले पूछा हुआ मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ तो ये शायद आप गलतफहमी में हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फॉर यू में। आज हमारे साथ हैं रणधीर झा जी, जो मधुबनी मेयर इलेक्शन के संभावित प्रत्याशी हैं। रणधीर जी, कुछ कहना चाहेंगे? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की संध्या है ये, और आज आपने अपने चैनल के लिए मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि मधुबनी के सभी निवासियों का अच्छा होली बीता होगा। जैसा कि रणधीर जी ने बताया कि आज होली है, आप सबको बहुत ही होली मुबारक हो। आज मैं इनसे कुछ इनके संभावित प्रत्याशी हैं, इनकी जो विचारधारा है, इनके जो ख्वाब है मधुबनी शहर को लेके, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। तो रणधीर जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं, नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। मधुबनी के नागरिक हैं, मधुबनी के सिटीजन हैं। और जो शहर की स्थिति है वो ठीक नहीं है, और लोग तो राजनेता लोग बहुत दिन से मधुबनी चला रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्यों नहीं प्रयास करते हैं, करिए। आप हैं मधुबनी में, आए हैं यहाँ पे इतने दिनों के बाद, तो एक छोटा सा प्रयास है जो कर रहे हैं। अगर मधुबनी के लोगों ने समर्थन दिया तो निश्चित रहेगा। आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करता है आप क्या पूछना चाहते हैं। तो रणधीर जी, आज मैं आपसे पहला क्वेश्चन चलिए पूछता हूँ। आपसे पहले पूछा हुआ मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ तो ये शायद आप गलतफहमी में हैं। मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वो बहुत ही इंटरनल क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत डीप लेवल पे पूछूंगा। तो कोशिश करें आप इसका अच्छे से जवाब दें, आपके व्यू को जनता तक रखें, लोग सुन पाए। जी ठीक है। देखिए, आम काट कर और चूस कर अगर ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो उससे बढ़िया तो ना ही पूछें प्रश्न। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इस इंटरव्यू को बंद कर सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, 50 साल में, जैसा आप भी जानते होंगे मधुबनी की जो दशा है बहुत ही खराब है। 50 साल में कभी कुछ सुधार नाम की चीज़ नहीं हुई है। आप जो आजकल सोशल मीडिया पे अपने वादे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि आप ये 50 साल पहले जो चीज़ें नहीं हुई 50 साल में, वो 5 साल में कैसे कर देंगे? कैसे क्या तोप कर देंगे 5 साल में? हाँ, ये सही प्रश्न है आपका। 50 साल में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को दुर्दशा ही हुई है हमारी। मतलब मैं तो अपनी बात कहूँ तो मैं 50 साल का नहीं हूँ, लेकिन 1980-85 के बाद का मधुबनी मुझे याद है। और मधुबनी में 85 के मधुबनी में और अभी के मधुबनी में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। अगर कुछ मकानों को छोड़ दें, जो लोगों ने पैसे कमाए हैं और अपने अपने अच्छे अच्छे मकान बनाए हैं, अगर उसको माइनस कर दें तो शहर जैसा था वैसा ही है, हर मैनेजमेंट वैसा ही है। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि जो 50 साल में नहीं बदला वो अब कैसे बदलेगा, देखिए, अगर अगर कोई आदमी बीमार है या कोई समाज अगर बीमार है और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, अगर आप उससे पूछें कि आप इनको कैसे ठीक कर दीजिएगा, तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल लीडरशिप तो कोई डॉक्टर है नहीं, वो कैसे ठीक करेगा किसी बीमार आदमी को? बीमार आदमी को कौन ठीक करेगा? बीमार आदमी को अस्पताल ठीक करेगा। तो अगर वो पॉलिटिशियन ठीक है, अगर उसके इरादे ठीक है और वो लोगों की बीमारी को समझ रहा है, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि अस्पताल मजबूत हो। अब आपका जो ये कहना है, कहीं ये आपका बीजेपी के 100 स्मार्ट सिटी 15 लाख रुपए इस तरह का तो वादा नहीं है जनता से? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कम्युनिस्ट, ये जो पॉलिटिकल होता है, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस में है, जो कानून बनाते हैं देश के लिए, अभी उनकी बात नहीं करते। अभी सिर्फ अपने शहर की बात करते हैं। हाँ, राजनीति से अभी दूर रहते हैं, क्योंकि इस शहर में हर व्यक्ति हर विचारधारा का आदमी है। तो मैं बोल रहा था कि आप बोले 50 साल में कैसे जो नहीं हुआ वो अभी कैसे होगा, 5 साल में कैसे हो जाएगा? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लोग को समझना पड़ेगा। मधुबनी के मैनेजमेंट और शहर कैसे अच्छा हो, खूबसूरत हो, वेल मैनेज्ड हो, इसके लिए कानूनी रूप से सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया है। उसका नाम है नगर निगम या नगर परिषद। ये 50-60 साल 100 साल पुराना नगर निगम है। अब जिसका काम है शहर को स्वस्थ करना, जिस इंस्टीट्यूशन का काम है कि शहर के फंक्शंस को ठीक रखे, और उस इंस्टीट्यूशन को चलाने की जिम्मेदारी भी कानूनी रूप से सरकार ने स्थानीय लोगों को दिया है कि आप अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इस संस्था को चलाइए, इस इंस्टीट्यूशन को चलाइए, नगर परिषद या नगर निगम जो कहिए। आप देखेंगे कि पिछले 50 साल में मधुबनी के लोगों ने
नगर निगम को, नगर परिषद को सिर्फ वीक किया है, कमजोर किया है। आज के समय में संस्थान की कोई इज्जत नहीं है। लोग नगर निगम पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अरे नर्क निगम है ये, ऐसे करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ बोलती है, कुछ कानून बनाती है, उसको कोई मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको जो चलाने वाले लोग हैं वो लॉबी वाले लोग हैं, वो निजी स्वार्थ वाले लोग हैं। आप अगर मुझसे पूछिए कि आपका 5 साल में पूरा फोकस कहाँ रहेगा, तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं कोई हीरो हीरालाल थोड़े हूँ कि मैं झाड़ू लेके सारा साफ करूंगा। मेरा पूरा फोकस रहेगा कि जो संस्था है जिसका काम मधुबनी का मैनेजमेंट है, इस संस्थान को बहुत स्ट्रांग बनाना, इसको दांत वाला बनाना, इसको इन्फोर्स करना। ये अगर कुछ बोले तो उसको इम्प्लीमेंट करना। कार्यपालिका और चुने हुए लोग मिलकर इसको चलाते हैं। चुने हुए लोग जब दबाव नहीं डालते हैं तो कार्यपालिका ढीली हो जाती है। वो तो बहुत आराम से पैसा कमाती है, रिलैक्स होकर करती है। सो माय जॉब इज कि वो जो लोग हैं, जो कार्यपाल, जिनके हाथ में फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको टाइट रखना। चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, क्लर्क हो और इसमें काम करने वाले लोग हों, इनमें और मधुबनी के जनता मतलब चुने हुए प्रतिनिधि में अगर वेल कोऑर्डिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है और संस्था, अगर मेरा नगर निगम स्वस्थ हो जाता है, मधुबनी अपने आप दौड़ने लगेगी। चलिए समझ गए, आप ऐसा बोल रहे हैं कि चीजें हैं उनको आप सुचारू रखने में शहर को मदद करेंगे। बिल्कुल। और अगर ऐसा हुआ तो 5 साल में शहर की स्थिति पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, या अगर पूरी तरीके से तो सुधार होगी। बिल्कुल 50% 40% ही अगर सुधार हो तो होगी। ठीक है, इस चैनल में बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं, जो बहुत ऐसी माँ बहनें भी हैं, ऐसी महिलाएं भी हैं जो हमारा इंटरव्यू देख रही हैं। अभी आपको मालूम होगा कि रिसेंटली मधुबनी शहर में एक महिला का माफ कीजिएगा, एक लड़की का बलात्कार हो, नाबालिग लड़की का दबंगों के द्वारा दिन दहाड़े। आपको नहीं लगता कि महिला सुरक्षा जो है वो मधुबनी में बहुत ही भीषण, बहुत बड़ा मुद्दा है ये? देखिए, इसको थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में समझिए। हमारा मिथिलांचल है, ठीक है, हम लोग जानकी के क्षेत्र से आते हैं। जानकी सीता मैया के क्षेत्र से आते हैं। और इस तरफ आप क्या करना चाहेंगे वो भी बताइएगा। तो हमारे यहाँ मिथिला में सदातनी से हमेशा से महिलाएं मजबूत रही हैं। ठीक है, लेकिन हम पिछले 25, 30, 40 साल में देख रहे हैं कि वो जो व्यवस्था है वो लड़खड़ाया है, लड़कियां असुरक्षित हुई हैं। अब आप कहिए कि नगर निगम में मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकते हैं आप? तो नगर निगम के पास ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, एसपी मेरे नियंत्रण में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरे नियंत्रण में मेरे शहरवासी का समर्थन है। ठीक है, अगर मुझे वो चुनते हैं तो जो कार्यपालिका के जो लोग हैं, जैसे पुलिस प्रशासन है या एडमिनिस्ट्रेशन है और नगर निगम है, जो मधुबनी का रिप्रेजेंटेटिव है, निवासियों का रिप्रेजेंटेटिव है, तो मेरा प्रयास ये होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। एसपी हो गए, अब उनका पूरा जिला उनका कार्य क्षेत्र है, कलेक्टर का भी जिला कार्य क्षेत्र है, शहर में वो कितना फोकस करें। मेरा काम होगा कि कम से कम महीना में नहीं तो 3 महीना पर ही एक बार बैठें और शहर की सुरक्षा के लिए प्लान बनाएं। और प्लान बनाए 5 ऐसे चीज बनाए कि ये सब हम करने वाले हैं, और अगले मीटिंग में फिर उसका रिव्यू करें कि आपने क्या क्या किया। तो जो कार्यपालिका के लोग हैं, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो प्रशासन में हो, वो सुचारू रूप से कैसे फंक्शन करें 9 to 6, 9 बजे से 6 बजे तक। अगर सिर्फ वो 8 घंटा काम करना शुरू कर देते हैं ना सौरभ जी, जो कार्यपालिका है, तो यकीन मानिए आपकी आधी समस्या वैसे खत्म हो जाती है। मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी माता बहनें 9 से 6 ही मधुबनी में बाहर खुले में घूम पाएंगी? नहीं, 9 से 6 अगर हमारा जैसे पुलिस व्यवस्था है, 8 घंटा अगर उन लोगों ने शहर पे ध्यान दे दिया, ठीक है, हम अपनी सुरक्षा के लिए हमने प्लान बनाया प्रशासन के साथ बैठ के, ये असुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ जो इलीगल कब्जा है, यहाँ पे कुछ गुंडे तत्व लोग रहते हैं, तो जो हमारा हम जानते हैं, शहरी जानते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा डेंजरस है, वहाँ पे हम अपनी सुरक्षा गश्ती कैसे टाइट करें, प्रशासन की कैसे मदद करें। क्योंकि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन का मामला है और शहर जो है वो प्रशासन की मदद कर सकता है, उनकी आंख और नाक बन सकता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा पुलिसिया राज भी ना हो कि लोग तंग हो जाए, और बहुत ज़्यादा सुरक्षा की भावना ना हो, और जो भी जिम्मेदारी पदाधिकारी जिनकी है वो उनको टाइट किया जाए और उनके साथ बैठा जाए। ठीक है रणधीर जी, मैंने मधुबनी में किसी नेता को इस तरह की बातें अभी तक करते हुए नहीं सुना है। आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, अच्छा भी लगता है कहीं हद तक सुन के, लेकिन मतलब आपसे ये उम्मीद करूंगा कि जो आप बोल रहे हैं अभी, इन चीज़ों को 60-70% भी आप इम्प्लीमेंट कर पाए तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछे, आपने इसके आंसर किए,
अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप बात करते हैं कि मधुबनी जो है वो एक छोटा सा शहर है, हम सब इस मधुबनी को जानते हैं, या मधुबनी में जो भी रहता है देश के वो 500 जिले में से एक जिला है, छोटा सा है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, बिल्कुल। बहुत भी यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन आपके बातों में मैंने कई बार सुना है कि आप ऐसा मेंशन करते हैं कि मधुबनी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर भी हो सकता है। बिल्कुल। क्यों ऐसा बोलते हैं और क्या आप कहना चाहते हैं जब ऐसा कहते हैं? देखिए, इकोनॉमिक्स अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, मैं सामान्य आदमी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा भी देखते हैं तो लोग दिल्ली बॉम्बे क्यों जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली बॉम्बे इसलिए जाते हैं क्योंकि वो एक बड़ा बाजार है, वहाँ बड़े लोग रहते हैं, है ना। लोग वहाँ पे जाते हैं, ट्रांजैक्शन बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। सही है। हम अगर मधुबनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो मधुबनी के पास क्या नहीं है? ठीक। सबसे जो बड़ा हमारी ताकत है वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल। मतलब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स जो है, मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है। ठीक है। बाजार हमारे लगभग 55-60 लाख आबादी है मधुबनी जिले की, और इस 55-60 लाख लोगों के पास एक ही शहर है, वो है मधुबनी, है ना। ये लोग पलायन करते हैं, मतलब मैनेजमेंट ग्रेजुएट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये लोग बढ़िया करियर के लिए बाहर पलायन करते हैं। ठीक है। हम इनको रोक नहीं पाते, हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाता है। मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि क्षमता हमारे अंदर बहुत है, बिल्कुल, लेकिन हम पोटेंशियली हम इसका यूज नहीं कर पाते। हम अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको कैसे करेंगे? किसी भी शहर में इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है आर्थिक निवेश, कि लोग पैसे लगाएं, वहाँ पे बड़ा बड़ा बिजनेस का काम शुरू करें। अब मधुबनी रहने लायक जगह नहीं है तो यहाँ पे कौन निवेश करेगा? आप बेंगलोर देखते हैं, भारत का क्रिकेट टीम का कोच रहता है बेंगलोर में। बहुत ही खूबसूरत शहर नहीं है, बहुत खूबसूरत शहर नहीं है बेंगलोर, बहुत ट्रैफिक है। और हाँ, कुछ क्षेत्र को छोड़ दें तो बेंगलोर भी नॉर्मल सिटी है, पटना जैसा ही है, लेकिन स्टिल इट्स इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन गया है। हमारे पास दिक्कत है कि हमारा रहने का कंडीशन जो है मधुबनी का वो इतना खराब है कि बाहर का कौन आदमी आएगा यहाँ पे रहने के लिए? ठीक है। अगर हम मधुबनी को एक अच्छा लोकेशन बनाते हैं कि लोग बाहर से आए और के वाह ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे रह सकते हैं, कॉलोनीज अच्छी हों, तो हमारे पास क्या नहीं है? पानी संसाधन है हमारे पास, हम इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं, हमारे से नेपाल नज़दीक है, हमसे बांग्लादेश नज़दीक है, हम बंगाल, झारखंड, बड़े बड़े बाजार हमारे चारों बगल हैं, हम कनेक्टेड हैं ट्रेन से। 30 किलोमीटर मधुबनी जिला एकमात्र छोटा जिला है जिसका अपना एयरपोर्ट है। लोग कहते हैं दरभंगा का एयरपोर्ट है, मैं कहता हूँ मधुबनी का एयरपोर्ट है। बेंगलोर एयरपोर्ट 42 किलोमीटर है, मधुबनी एयरपोर्ट 30 किलोमीटर दूर है। हमारे पास अपना एक नेशनल एयरपोर्ट भी है जहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है बड़े बड़े शहरों से। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ शहर को रहने लायक बना दें तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ आके रहना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। ठीक है। आपके इसी आंसर से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न होगा आपसे। जैसा आपने बोला कि इस शहर को रहने लायक बना दे, जो भी यहाँ पे मधुबनी में जिसने 5 साल 10 साल या 20 साल 50 साल समय गुजारा है, उन सबको पता है कि मधुबनी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ का ट्रैफिक जाम है। अगर कहीं जाने में आपको 10 मिनट का समय लगना चाहिए, वहाँ आपको घंटों निकल जाते हैं जाने में। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्रैफिक को आप सिर्फ मधुबनी का समस्या नहीं बोलिए, ट्रैफिक तो वैसे बिहार और भारत की समस्या है, लेकिन मधुबनी में आपने देखा होगा। लेकिन क्यों मधुबनी में मैं रहता हूँ, मेरी खुद की परेशानी होती है, तो मैंने इसको बहुत सीरियसली लिया हुआ है। ट्रैफिक में है क्या? ट्रैफिक में एक है सड़क, तो सड़क को तो हम चौड़ा नहीं कर सकते हैं, जो है वो वही है, जहाँ जिनका घर है वहीं रहेगा। दूसरा बात है ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो हमारा व्यवस्था है, जैसे पुलिस की व्यवस्था हो गई, कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक पुलिस इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, ट्रांसपोर्टर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, ऑटो वाले, बस वाले, ये सब हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ ही सड़क पे गड्ढम-गड्ढ है। ठीक है। किसी ने कोई प्रयास नहीं करता है कि हम एक नियमावली बनाएं, और उस नियमावली सिर्फ बनाने से कागज पे नहीं होगा, उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाएं। तो अगर हम एक ट्रैफिक रूल्स बनाते हैं जो नगर के लिए बाध्य होगा, और पुलिस के मदद से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फोर्स करते हैं, और नागरिकों से ये अपेक्षा करते हैं कि आप इसका पालन करिए, अन्यथा जुर्माना लगेगा, अन्यथा आपको देखना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक मधुबनी की ऐसी समस्या है जिसको कंट्रोल महीने 2 महीने के अंदर में आप देखेंगे कि परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये मतलब पूरा ही बड़े स्तर का ट्रैफिक हो जाएगा, बड़े स्तर का बन जाएगा, लेकिन मतलब पूरा फ्री हो जाएगा ऐसा नहीं संभव है। छोटे छोटे पतले रोड हैं, बट इट कैन बी मैनेज्ड, एंड इट कैन बी मैनेज्ड वेल विद द हेल्प ऑफ स्टेक होल्डर्स। ट्रैफिक पुलिस, यहाँ की लोकल जनता, ट्रांसपोर्टर्स जो गाड़ी चलाते हैं, वो अगर 3-4 लोग इकट्ठे होकर बैठे तो हम लोग ऐसा मिडिल ग्राउंड निकाल सकते हैं कि लोगों को परेशानी यातायात में कम से कम। ठीक है, चलिए समझ गए आपकी बात। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है जी। मधुबनी में आपने देखा होगा एक शहर है, एक मतलब शहर है
वहाँ सड़कों पे खुले आम सुअर घूमते हैं। गंदगी का ये आलम है कि आप कहीं भी चले जाइए, शहर के बाहर पूरा कचरा का ढेर लगा होता है। कोई भी बाहर से एक अच्छा आदमी आए तो इस मधुबनी शहर का क्या एक जो है उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता होगा। आप मुझे बताइए, इस तरफ आपका क्या? देखिए, मैं सामान्यतः राजनीतिक विरोध किसी पर पर्सनल टीका टिप्पणी करने से बचता हूँ, मैं किसी व्यक्ति पर बचता हूँ। आप अपने बारे में? हाँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, लेकिन मैं इस विषय पर मैं थोड़ा सा बोलूँगा। हमारे शहर के जो तथाकथित गार्जियन लोग हैं, ठीक है, इनका शहर से ज़्यादा मतलब नहीं है। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ठीक है, इनको ज़्यादा है ना, इनका कोई, मैंने बोला बिजनेस भी इनका बाहर ही होता है। यहाँ पे सिर्फ ये गाय है मधुबनी टाउन, जिसको जहाँ पे दूहा जाता है ना। और अभी तक 50 साल से जो यहाँ के राजनीतिक लोग हैं इस सरकारी पैसे को सिर्फ दूहते हैं। कैसे इसका दोहन? आप अगर टेक्निकली सोचिए, आपको करना क्या है? जानवर क्यों आते हैं आपके शहर में? जानवर से आपकी यारी थोड़े है, नहीं, जानवर भोजन की तलाश में आते हैं। और हम लोगों ने हर मोहल्ले, हर गली, हर चौराहे को भोजन का थाली परोस रखा है जानवरों के लिए। पूरा घर से फेंकना, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी नाम की कोई चीज हमारे शहर में नहीं है। इसीलिए गाय आता है, क्योंकि गाय को प्रमुख चौराहे पे भोजन मिलता है। सही बात है। प्रमुख हर गली में सुअर भी इसलिए घूमता है क्योंकि उसको नाला भजभजाता हुआ है, खुला है, उसमें गंदगी है, तो उसमें उसको भोजन मिलता है। आप एक बोल रहे हैं कि पहले समस्या जो है साफ सफाई का जो समस्या है, उसमें इस समस्या का निदान है। डायरेक्ट इसका रिलेशन है। हाँ। कि मतलब जानवर हमसे यारी करने नहीं आते हैं, वो भोजन करने आते हैं। आप भोजन की व्यवस्था शहर से दूर कर दीजिए, जानवर अपने आप दूर हो जाएंगे, समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जी ठीक है रणधीर जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें आप अच्छी की करते हैं। मैं आपसे मतलब निवेदन करूंगा कि अगर आपको जनता ने मौका दिया एज ए मधुबनी के मेयर, आपको अगले इलेक्शन में मौका दिया, तो आप इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल आपके जनता को मैं जाते एक और भी बात बोल रहा हूँ, आपके ऑडियंस को बोल रहा हूँ। मधुबनी में टूरिज्म का बहुत संभावना है। हम लोग मिथिला पेंटिंग के केंद्र हैं, मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है मिथिला पेंटिंग को। हम और हमारे साथ दिक्कत और पैसे वाले लोग भी हैं, अच्छे फैमिली के भी लोग हैं। हमारे पास पार्क नहीं है खेलने के लिए, हमारे पास घूमने टहलने के लिए कोई जगह नहीं है ना। तो मेरा जो पहला प्रयास है, फर्स्ट 6 मंथ, इन केस आई एम सेलेक्टेड, इफ पीपल ऑफ मधुबनी, लोगों को लगता है कि इनको आगे आना चाहिए, हम सब इनका समर्थन करें, तो मेरा जो प्रथम 6 महीने का जो फोकस होगा वो ये होगा कि मधुबनी के जो कुछ स्पॉट्स हैं, जैसे तालाब हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं। कैन वी मैनेज 8-10 तालाब हैं, उसका सफाई कार्यक्रम करें। उसके अगल बगल में कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, पार्क 2-3 है जिस पर कब्जा है, और मान लीजिए किसी का भी जमीन हो, उससे मतलब नहीं है, नगर निगम को या शहर को जमीन में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन पार्क होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। तालाबों के बारे में भी आप सच बोलना चाहिए। बिल्कुल, तालाब की सफाई, जो नगर निगम के अंदर में तालाब है उस पे बहुत स्ट्रिक्ट फोकस रखेगा, क्योंकि तालाब डायरेक्ट पेयजल से भी जुड़ा हुआ है। सही बात है। तालाब गंदगी है, मतलब हम बीमार कर रहे हैं अपने लोगों को, वाटर लेवल पोल्यूटेड हो रहा है, लोग समझते नहीं है बात को। तो तालाबों की साफ सफाई ये जरूरी है। बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, बूढ़ों के लिए थोड़ा सा जॉगिंग एरिया नहीं है। तो मेरा एक फोकस ये है, और बहुत सीरियसली मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ कि मधुबनी में कुछ ऐसे जोन बनाए जाएं जो रिक्रिएशनल जोन हो, जहाँ पे लोग बच्चे खेल सकें, जहाँ पे बूढ़े वॉकिंग कर सकें, गुड टाइम स्पेंड कर सकें। तो हो सकेगा तो 2023 के होली से पहले मधुबनी में कुछ ऐसे स्पॉट्स होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और होली की बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों, ये थे रणधीर झा, जो मधुबनी मेयर इलेक्शन के, अगले मेयर इलेक्शन के संभावित प्रत्याशी है। अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें सुनने में इनकी बातें अच्छी लगती है, थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, बाकी लोगों को ऐसी बातें करते हमने सुना नहीं है, तो इनकी बातें शायद सुनने में अच्छी लगती हो। उम्मीद करेंगे कि ये जैसा कह रहे हैं उस पर खरा उतरेंगे, और आप सबसे इस चैनल के माध्यम में से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर प्रत्याशी चुनते हैं तो अच्छे प्रत्याशी चुनें। धन्यवाद।